ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? देखिएगा एक बार, इसमें स्क्रीन विजिबल, यस और नो? Yes. आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay, so you can see this book, the Cambridge Handbook of Physics formula, right? Okay, so voice is clear and screen आपको दिखाई दे रहा है. So we are starting this class. Okay, so let's see what is in that book. पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं, क्या कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं, then it will be easy for us to deal with this. So here it is. देखिए आपका यूनिट जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर आपको यूनिट कांस्टेंट एंड कन्वर्जन दिया हुआ है, राइट? तो जब भी आप कोई बीएससी लेवल का एग्जाम दोगे तो एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से डायरेक्टली मिलेगा, राइट? और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका ऑप्शंस के अंदर जब आप यूनिट एंड डायमेंशन का कंसेप्ट यूज करोगे तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, राइट? जैसे कोई सॉलिड का क्वेश्चन, न्यूक्लियर का क्वेश्चन, कोई मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आपको अगर उसका डिटेल सॉल्यूशन करोगे देन इट विल टेक 1 to 2 मिनट। अगर आप उनका ऑप्शन चेक कर लोगे जस्ट डायमेंशन एंड यूनिट तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये वाला पहला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका कोई भी बीएससी लेवल का एग्जामिनेशन है उसके अंदर। ओके, सो उसको अपन डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट जो आपका टॉपिक नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स के ऊपर है। सो कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको इसमें प्रॉब्लम है वेक्टर्स अलजेब्रा के अंदर, सो यहाँ पे अपना टॉपिक क्लियर होगा। ये आपके आईएमडी के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है, वेक्टर एंड मैट्रिसेस। ओके, देन ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है, मेजरमेंट के कुछ फॉर्मूलाज है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ओके, स्पेशल फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट, फूरियर सीरीज and then Fourier transform, right? Laplace transform, and then probability and statistics, numerical method, right? So basically ये जो बुक आज अपन रिव्यू कर रहे हैं, it will be helpful for your BSc level examination as well as your MSc level examination, be it GATE, NET, right? कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसके अंदर भी ये हेल्पफुल होने वाला है। और आज की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का फॉर्म फिल किया हुआ है, देन उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये क्लास। वाई? बिकॉज यूनिट एंड कन्वर्जन से एक दो क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे अपने जियो फिजिक्स वाले पार्ट में भी। देन मैथमेटिकल फिजिक्स एक टॉपिक है पूरा प्रीलिम्स के अंदर, तो यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? एंड जितने भी आईएमडी का एग्जाम है, साइंटिफिक असिस्टेंट और भी एग्जाम्स है, एटीसी का एग्जाम्स है, तो वहां से भी अपने क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। ओके, तो डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स अपने को कंप्लीट फॉर्मूला मिलेंगे, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट क्या है, देन ग्रेविटेशन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट रहेगा, फॉर्मूलाज रहेगा, वो अपने को इस बुक में कवर करने को मिलेगा। देन पार्टिकल मोशन की बात की जाएगी, देन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात की जाएगी, देन ऑसिलेटिंग सिस्टम, जनरलाइज्ड डायनेमिक्स, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड डायनेमिक्स यहाँ पे टॉपिक अपने को गिवन है। देन आप लोगों ने बीएससी एंड एमएससी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा, राइट? तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बेसिक बेसिक डेफिनेशंस है, वेव प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट? ये सब चीजें देखेंगे। हाइड्रोजन एटम के ऊपर आपकी क्वेश्चंस बनता है, अगर आप गेट का नेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर 1 to 2 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? तो वो अपन को यहाँ से कवर होंगे। एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन बनता है नेट के अंदर, गेट के अंदर भी बनता है क्वेश्चन, राइट? यूपीएससी का जो जियो साइंटिस्ट का प्रीलिम्स है वहां पे एक क्वेश्चन 101% एंगुलर मोमेंटम का बनेगा। आप जो साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो वहां से भी आपका एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन पुटअप होने वाला है, राइट? ये पर्टर्बेशन थ्योरी ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक रहने वाला है। ओके, आफ्टर दैट देखो इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक रहेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका यूपीएससी का जो जियो फिजिक्स का पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। आईएमडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी सिलेबस में ये मेंशन है। एटीसी का जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो अपन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का देखेंगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और जो आइडियल गैस लॉ क्या है, रियल गैस क्या है, काइनेटिक थ्योरीज, ओके, स्टेटिस्टिकल एंड देन फ्लक्चुएशन, ये सब चीजों की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको चैप्टर नंबर 5 में गिवन है। वॉइस इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we will talk
ओके, देन इन चैप्टर 6 देयर इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, राइट। सो अगर आप नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, एमएससी लेवल की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, right? तो वहां पे ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप आईएमडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन आपके सिलेबस में मेंशन है ब्रेग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन, राइट। ये सब आपके यहाँ पे काम आएंगे। अगर एटीसी का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर भी ये आपके टॉपिक्स काम आने वाले हैं, राइट। तो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, लेटिस डायनेमिक, ओके। एक इलेक्ट्रॉन है सॉलिड के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनकी अपन बात करेंगे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके आईएम में मेंशन किया हुआ है, कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा आपका जी फिजिक्स का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है, एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन आपके यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके अंदर पूछे जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। 20 to 25 क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, राइट। तो बेसिकली यहाँ से 60 to 70 आपके मार्क्स कवर होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आईएमडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, राइट। एलसीआर सर्किट पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल टॉक इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। देन देयर इज ऑप्टिक्स पार्ट। तो आपका जो आईएमडी का सिलेबस है उसमें ऑप्टिक्स मेंशन है। देन वी विल टॉक अबाउट दिस इंटरफेरेंस का जो इफेक्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रेक्शन क्या होता है, देन ऑल दिस थिंग्स वी विल टॉक अबाउट। पोलराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 101%, देन वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके। देन एस्ट्रोफिजिक्स थोड़ा सा एडवांस रहेगा, देन वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट। सो द कंटेंट इज क्लियर टू एवरीवन, yes or no please? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, sir. So we are moving into the chapter number 1. तो यूनिट एंड कांस्टेंट का आपका टॉपिक है। एक क्लास अपन ने पहले भी की थी यूनिट एंड कांस्टेंट के ऊपर, राइट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है यहाँ से। आप देखिएगा कि एसआई जो यूनिट सिस्टम है, राइट, एसआई यूनिट सिस्टम की अपन यहाँ पे बात करेंगे। जो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे आपको रिटर्न भी होगी, उनको ध्यान रखिएगा। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके आईएमडी के एग्जाम के अंदर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है इन टर्म्स ऑफ जूल। इसको ध्यान रखिएगा कि कितना होता है, राइट। इस तरह से 1 जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो वो कितना होता है, राइट। These type of questions can be asked और एग्जामिनेशन आगे पूरा डिटेल में गिवन है, विल चेक दैट। तो यहाँ से देखिएगा, जो ऐसा यूनिट है बेसिकली कुछ बेस यूनिट्स होती है, 7 बेस यूनिट्स है। उसके अलावा कुछ डेराइव्ड यूनिट्स होती है। सो इन बेस यूनिट को ध्यान में रखिएगा। एक तरफ आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, नेम्स गिवन है, एंड देन सैम्पल्स गिवन है। तो 7 बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक यूनिट्स है, लेंथ, मास, टाइम इंटरवल, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आपका बीएससी लेवल के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस यूनिट। तो इन 7 की 7 यूनिट्स को याद रखिएगा। आप लोग सबने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, लाइक 11th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, राइट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट क्या होता है कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस को इस तरह से, इस वे में डिजाइन किया जाता है कि आप थोड़ा सा उसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इनको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम के अंदर कि कौन सी 7 बेस यूनिट्स है, उनके क्या क्या यूनिट्स है, ओके। लेंथ के लिए मीटर यूज में लेते हैं, मास के लिए केजी यूज में लेंगे, टाइम इंटरवल सेकंड में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को अपन केल्विन में मेजर करेंगे, ओके। ये ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मोल में यूज करेंगे, ल्यूमिनस की इंटेंसिटी को कैंडेला में यूज करेंगे। दीज आर द 7 बेस यूनिट्स एंड आफ्टर दैट देयर आर सम डेराइव्ड यूनिट्स, ओके। सो दीज यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये जो टेबल है यहाँ से आपके 1 और 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, बी इट आईएमडी एंड बी इट एटीसी एग्जाम। तो यहाँ से एक 1 to 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देन यू विल टेल द फेराडे। देन फेराडे के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है ना, फेराडे को कैसे लिखोगे आप, देन ये आपको याद रखना पड़ेगा, कूलाम पर वोल्ट, ओके। and you must remember this unit of electric charge which is coulomb, and in terms of ये सब आपको गिवन है। जो आपकी बेसिक यूनिट है, बेस यूनिट, उनकी टर्म्स में मान सकते हो आप, या फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पे गिवन है आपको एम्पियर इंटू सेकंड की टर्म्स में, राइट। यू नो द रिलेशन चार्ज Q इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, राइट, Q इक्वल्स टू आई टी। तो वहां से ये क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हो। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है दैट विल बी सीमेंस। सीमेंस को अपन ओम इनवर्स से यूज में लेंगे इलेक्ट्रिकल।
जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी वोल्ट, और वोल्ट को अपन जूल पर कूलाम में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कभी एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ये। एक इसरो का साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बीएसएससी का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 वोल्ट इज equivalent to, and then there will be 4 options: joule into coulomb, joule per coulomb, right? Joule per coulomb square, joule square per coulomb square. So these type of questions can be asked. So इसको याद रखिएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है दैट इज ओम, एंड देन वोल्ट पर एम्पियर इज यूनिट। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट्स। तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें 3 ऑप्शन ये रहेगा, एनर्जी, वर्क एंड हीट। तो ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी की, वर्क की एंड हीट की यूनिट सेम होती है। आप लोग बताओ कि एक और ऐसी क्वांटिटी कौन सी है जिनकी यूनिट इन्हीं के इक्विवेलेंट होती है। एनर्जी, वर्क और हीट की यूनिट जूल होती है, एंड जूल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर। इसके अलावा एक क्वांटिटी और कौन सी है जिसकी यूनिट जूल के इक्विवेलेंट होती है? एनीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? यस और नो तो बोल दो यार। यस। बताओ ऐसी कौन सी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जूल के इक्विवेलेंट होती है, हीट, वर्क, एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है? लेट मी आस्क टू रिपन पाउल। हाँ बताइए। हेलो। हाँ सर। हाँ बताइए, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जूल में होती है अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, हीट एंड वर्क? नहीं डू यू हैव आइडिया है आपको? सर, नहीं। अयान नंदी। हेलो अयान नंदी। नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई कुछ क्वांटिटी याद नहीं आ रहा है। रितु पर्णा, सुस्मिता विश्वास, एनीवन? आकांक्षा, नेहा, एनीवन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट बताओ क्या होती है? हेलो एनीवन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन होती है सर फोर्स। है ना। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हो आप? न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हो? आर क्रॉस ए। द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? एंड its unit is न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज इक्विवेलेंट टू जूल। तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए ना, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया क्या? यस यस। हाँ तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। तो ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी, वर्क, हीट एंड टॉर्क की यूनिट सेम होती है, जूल होती है, न्यूटन मीटर होती है। ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट न्यूटन में होती है, तो न्यूटन की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट ध्यान में रखिएगा, हर्ट्ज होती है, सेकंड इनवर्स। इल्यूमिनेंस की यूनिट ध्यान में रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडक्टेंस की यूनिट ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी होती है। हेनरी को कैसे डिवाइड करते हैं, वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके देन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं क्या? एसएससी, आईएमडी और एटीसी के अलावा भी कोई क्वेश्चन देखा है क्या आपने, जो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम्स होते हैं? एनीवन? इसरो के अंदर अलग अलग सेंटर्स के साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं। एनीवन देखा है क्या आप में से किसी ने? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई के अंदर भी बहुत सारे। डीएई का जो एग्जाम होता है उसका साइंटिफिक असिस्टेंट का क्वेश्चन देखा है मैंने। बार के अंदर होता है साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम, आईवी कार के अंदर होता है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च। एनपीसीआईएल के अंदर होता है, नेशनल ओके पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एक बार आप जितने भी इंडिया के अंदर ये पावर इंस्टीट्यूशंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी इंडिया के अंदर इसरो के सेंटर्स है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटर्स,
अपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सिचुएटेड है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उन सब की साइट पे जाओ। साइट पे जाके वहां पे आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट सेक्शन। रिक्रूटमेंट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। वहां से जो फिजिक्स के क्वेश्चंस है साइंटिफिक असिस्टेंट के, उन सबको डाउनलोड कीजिए और उनको सोल्व कीजिए। तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ये सर। सुनो अपनी। उसके अलावा जितने भी इंडिया में आईआईटीज है, आईआईटी एंड आइजर है, आईआईएसईआर, आईआईएससी है, वहां पे रिक्रूटमेंट होता है टेक्निकल असिस्टेंट का इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो उनके कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, उन्हीं की साइट पे अपलोडेड होते हैं, उनको नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपके ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के एग्जामिनेशन होते हैं, राइट, 11th-12th बेसिस पे उनके पेपर्स देखिए। तो वहां से आपको मिलेगा कि क्वेश्चन कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट आपको हर जगह पे पूछा हुआ जाता है, राइट। तो यहाँ से आपकी एक प्रैक्टिस भी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो किस तरह से अपनी इफेक्टिव तैयारी होनी चाहिए, राइट। तो आफ्टर दिस क्लास ये आपका एक टास्क होना चाहिए कि आप जितने भी इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एटलीस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के, टेक्निकल असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखो अपने पास, एंड देन उनको सोल्व करने की कोशिश करो। इज इट ओके? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपके एग्जाम में एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है साइंटिफिक असिस्टेंट में। एक यूनिट वेबर होती है, वेबर वोल्ट इनटू सेकंड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट टेस्ला है। ओके, देन प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन में है। एंड देन पावर की यूनिट ध्यान में रखिएगा, वोट में है, जूल पर सेकंड। प्रेशर, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट? सो प्रेशर एंड द स्ट्रेस हैव द सेम यूनिट, एंड द यूनिट क्या होगी उसकी? पास्कल। पास्कल विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा, प्रेशर की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, पास्कल होती है, एंड देन स्ट्रेस की यूनिट भी यही होती है। ओके, उसके बाद देखो रेडिएशन, ये आप स्किप कर सकते हो, डजंट मैटर। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? जब बैक्यूरल होती है। बैक्यूरल क्या होता है? डीके पर सेकंड होता है। ओके, इसी के अलावा रेडियो एक्टिविटी की एक यूनिट होती है क्यूरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 क्यूरी इज इक्विवेलेंट तो कितना होता है? एनीवन, एनी आइडिया? आप लोगों ने सिलेबस रिवाइज कर लिया है क्या? आपका एग्जाम है दिसंबर के अंदर, पता है ना सबको? सो आप लोगों की तैयारी, आपको तो ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ भी हमसे कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे, वी आर इन द रिवीजन मोड। तो बताइए 1 क्यूरी जो है वो इक्विवेलेंट तो कितना होता है इन टर्म्स ऑफ डीके पर सेकेंड? एनीवन? लेट मी आस्क। नेहा, हेलो नेहा। अयान, हेलो अयान। आकांक्षा। Is it 3.7 into something? I didn't remember the power. 10 to the सर power something. शायद 37 बिलियन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ऐसा कुछ हो सकता है। ये सर 10 to the power 10 होता है 3.7। Yeah, good. 1 curie is equivalent to 3.7 into 10 to the power 10 decay per second. ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूरी, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है क्यूरी भी होती है, बैकुरल भी होती है। 1 बैकुरल जो होता है वो 1 डिके पर सेकेंड होता है, और 1 क्यूरी जो होता है वो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिके पर सेकेंड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, उसके बाद देखते हैं सॉलिड एंगल की यूनिट, आपको पता ही है स्टेरेडियन होता है। टेम्परेचर की यूनिट ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि टेम्परेचर की सिर्फ एक यूनिट नहीं है, टेम्परेचर की 3 यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो रिलेशन ध्यान में रखिएगा। एक रिलेशन तो आपको यहीं पे गिवन है, दिखाई दे रहा है क्या? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करना है? 273.15 को आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे एक फॉर्मूला और गिवन है आपको इसी बुक के अंदर, जहाँ पे डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, वहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। तो वो ध्यान में रखेंगे अपन। उसके अलावा आप थोड़ा सा ऑर्डर को भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार होता है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि 10 टू द पावर 3 कितना होता है। आप लोगों को पता है, आई नो दैट यू ऑल नो दैट, बट फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे अपन इसकी बात करें। 10 टू द पावर 3 को अपन किलो बोलेंगे, 10 टू द पावर 6 को मेगा बोलेंगे, 10 टू द पावर 9 को गीगा बोलेंगे,
10 टू द पावर 12 को टेरा बोलेंगे, 10 टू द पावर 15 को पेटा बोलेंगे। एटलीस्ट इतने आपको पता होनी चाहिए, 10 टू द पावर 15 से लेके 10 टू द पावर 2 तक या 10 टू द पावर 1 तक, जहां तक भी आपको याद हो सके, राइट। इसी तरह से जो माइनस के अंदर पावर है ये भी ध्यान रखिएगा, 10 टू द पावर -1 डेसी होता है, 10 टू द पावर -2 सेंटी होता है, 10 टू द पावर -3 मिली, देन 10 टू द पावर -6 जो है वो माइक्रो रहेगा, 10 टू द पावर -9 नैनो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 10 टू द पावर 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -9 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 होता है। 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -12 होता है। 1 फेम्टोमीटर, 1 फर्मीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -15 होता है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो टेबल बनी हुई है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। उसके बाद देखो ये वाली जो टेबल है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। व्हाट इज गिवन देयर, द फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। ओके, सो आप लोगों ने स्कैटरिंग का नाम सुना होगा, तो स्कैटरिंग के अंदर एक टर्म यूज करते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो स्कैटरिंग एक क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम के अंदर कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की यूनिट एरिया के इक्वल होती है, उसको अपन बार में लिखते हैं, और 1 बार जो होता है वो 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है वो स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी को बताता है। उसकी जो यूनिट होती है वो वही यूनिट होती है जो एरिया की यूनिट होती है। उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट अपन काम में लेते हैं वो बार लिखते हैं, और 1 बार जो होता है वो 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो प्लीज? Yes. उसके अलावा Yes, ये sir. भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी की यूनिट जो होती है वो अपन नॉर्मली जूल में काम में लेते हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक इसकी यूनिट होती है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है ये ध्यान में रखिएगा, 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होता है। देन लेंथ के लिए यूनिट ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, राइट। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 फर्मीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर। माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर। इजी इजी चीजें हैं, बट क्या होता है एग्जाम टाइम के अंदर स्ट्रेस में आके या फिर जो भी आप बोलो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, राइट। तो अपने को ये नहीं करना है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आप डाउन चले जाओगे। सो अपने को सिंपल सिंपल चीजें हैं उनको सिंपल वे में ही याद करो, बिना किसी वो टेंशन के। ओके, एग्जाम में इसको अच्छे से करके आइएगा। देन उसके बाद देखो प्लेन एंगल जो है उसकी यूनिट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेशर की यूनिट ध्यान में रखिएगा, प्रेशर की यूनिट बार में होती है। ये क्वेश्चन बना हुआ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये एक बार। ओके, जो आपका एक इस एनीवन कुछ बोल सर रहे ये हैं? सर ये बार और पास्कल सेम ही होता है क्या? नहीं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट होता है, विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेशर की यूनिट कौन सी है। पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है, बार भी प्रेशर की यूनिट होती है। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको गिवन है, देखो यहाँ से देखो। अभी क्या नाम है आपका, आपने क्वेश्चन पूछा अयान हो क्या? जी सर, मैंने पूछा। हाँ, अभी देखो, अभी आपका डाउट क्लियर करते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, प्रेशर दिखाई दे रहा है क्या, प्रेशर एंड स्ट्रेस, उसकी यूनिट कितनी है, पास्कल। और पास्कल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ ना आपको इतना? प्रेशर की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल होती है, और पास्कल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नीचे चलिए, यहाँ पे गिवन है कि प्रेशर की एक बड़ी यूनिट है, एक लार्ज यूनिट है, जिसको अपन बोल रहे हैं बार। बार ये लिखा हो ना, बार। और 1 बार कितना है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन निकल के आया, जो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 बार कितना होता है। तो 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। इज इट क्लियर एन? ओके सर, हाँ हाँ। ओके, उसके बाद चलते हैं अपन टाइम के अंदर। तो टाइम की यूनिट आपको पता है, मीटर आवर डे, किसी में भी यूज में ले सकते हैं। देन मास की यूनिट ध्यान में रखिएगा, ये एक यूनिट ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU जिसको अपन बोलते हैं, 1.67 10 टू द पावर -27 kg। उसके बाद वॉल्यूम ध्यान में रखिएगा, लीटर में होता है। ये आपका कभी रीजनिंग के अंदर कोई भी क्वेश्चन, जो भी रीजनिंग की तैयारी करते हो, वहां पे ये एक कन्वर्जन का जो चीज है काम आ सकती है आपको कभी भी, कि जो 1 लीटर होता है वो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसी को अगर अपन रिवर्स में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक क्यूब है जो जिसकी लेंथ 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है, एंड देन ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, दैट मीन्स 1/1/1 का एक क्यूब है, तो उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम होगा दैट विल बी 1 लीटर। ओके, इज इट क्लियर, यस और नो प्लीज? यस सर। ओके, मूविंग नेक्स्ट। ओके, क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कंटिन्यू रखें इसको? हाँ सर, ऑफ कोर्स।
ओके ओके। सो नेक्स्ट देखो क्या है, फिजिकल कांस्टेंट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। सो बीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम दोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है, तो उसको देखिएगा क्या है। जो नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं, राइट। ये तो दिमाग में होने चाहिए तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बीएससी लेवल के क्वेश्चन, बीएससी लेवल के एग्जाम के अंदर ये चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, राइट। तो इसको देखिएगा क्या है इसके अंदर, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये ध्यान रखिएगा। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी कितना होता है, μ0 4π × 10⁻⁻27। इनके यूनिट्स भी ध्यान रखिएगा, परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है, 4π × 10⁻⁻7। ओके, उसके बाद देखो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितना होता है, ε0 8.85 10⁻12 फैराडे पर मीटर। एनीवन बताओ मेरे को कि परमिएबिलिटी क्या होता है एंड परमिटिविटी क्या होता है। एनीवन, what is the permeability and then what is the permittivity and what are the difference between them? Anyone? Let me ask Neha, Akanksha, Ayan Nandi. Anyone? सर परमिटिविटी ये तो कुछ मीडियम का सर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, और परमिबिलिटी ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ऐसा ही तो मुझे जितना तक मालूम है। ओके, सही बताया आपने। थोड़ा सा और डीप में चलो, डीप में बताओ कोई। आपने ठीक बताया, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में यूज It होता है। is the ratio of the electric field in some medium with respect to the vacuum, that is equal to ε0 permittivity. हेलो सर, And हेलो सर। हाँ बोलिए। सर और ये भी होता है कि परमिटिविटी जो होती है वो मतलब मीडियम के अंदर पोलराइजेशन की वजह से होती है, और जो परमेबिलिटी होती है वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से होती है। ओके गुड, थोड़ा और डीप में चलते हैं ना। एनीवन एल्स? स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप लोगों ने जो बताया दैट्स राइट। ओके, उसके अलावा एक थोड़ा सा और डीप में चलते हैं अपन। एनीवन? पूजा खत्री, रिपोन पाउल, बोलिए आप, यस और नो तो बता दो एटलीस्ट अनम्यूट करके। ऋतुपर्णा, सुस्मिता। हेलो सुस्मिता, आप बताइए परमिटिविटी क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है। permittivity वो जो displacement vector है d, that is equal Okay. to epsilon into electric field. ये मुझे बस मैथमेटिकल फॉर्मूला याद है। सो आपने, हाँ बोलिए। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है d, d इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आपने जो इक्वेशन बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने बीएससी लेवल में क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। बट आई एम आस्किंग द डेफिनेशन, व्हाट इज द परमिएबिलिटी। आप थोड़ा सा गूगल क्लास के बाद में सर्च Permeability, करना। magnetic intensity, ratio of magnetic intensity in vacuum with respect to in a medium, is that ओके ओके, आप बाकी सब चीजों को छोड़िए, फॉर्मूलाज को छोड़िए, परमिएबल क्या होता है, एक सिंपल सा मीनिंग आई एम आस्किंग। इंग्लिश का एक वर्ड है परमिएबल, परमिएबिलिटी बना है परमिएबल से, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग बताओ क्या होता है, परमिएबल क्या होता है। एनी सिनोनिम्स ऑफ परमिएबल, यू नो। परमिट, परमिटिविटी। ओके, सो आप, आपका ये टास्क रहेगा, आप क्लास के बाद में पता कीजिएगा परमिएबल क्या होता है, देन परमिटिविटी क्या होता है। ओके, आपको एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ कि परमिएबल, परमिएबल का मतलब किसी किसी मीडियम के अंदर चले जाना, किसी मीडियम को पास कर जाना। गेटिंग माय पॉइंट। तो परमिएबिलिटी क्या होता है कि कोई भी मीडियम है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजारने की, अपने अंदर से पास आउट करने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, परमिएबल कितना है। इज इट क्लियर? yes ओके सर। या तो आप, आपने जो फॉर्मूलाज बताए दैट आर आल्सो गुड, वो भी सही है, बट थोड़ा सा देखिएगा परमिएबल क्या होता है, देन परमिटिविटी क्या होता है, एंड देन इसके जो वैल्यूज है उनको याद रखिएगा। देन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान में रखिएगा कितना होता है, 6.67 10⁻11। और इसका जो डायमेंशन है उसको ध्यान में रखिएगा, यूनिट ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
प्लांक कांस्टेंट को ध्यान में रखिएगा 6.62 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, इसकी यूनिट ध्यान में रखिएगा, जूल सेकेंड होता है। देन एलिमेंट्री चार्ज की यूनिट ध्यान में रखिएगा, कूलाम है। देन 1.6 10⁻19 है। ओके, देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटा, ये आपका एक सुपर कंडक्टिविटी का टॉपिक है, इसको ध्यान में रखो तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपका आया था एटीसी का, जिन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो एटीसी का भी एग्जाम हुआ था, इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटा कितना होता है, 50 की वैल्यू पूछी गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। 2.067 10⁻15 वेबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान में रखिए कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान में रखिए 9.1 10⁻31 केजी होता है। प्रोटॉन का मास ध्यान में रखिएगा 1.67 10⁻27 केजी होता है। ये ऑर्डर तो एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा। ओके, एनीवन बताओ प्रोटॉन का मास ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास ज्यादा है। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसका मास ज्यादा है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगा। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है, देन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी कम होता है, और कितने ऑर्डर का होता है ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है 10⁻31 ऑर्डर का है, ये 10⁻27 ऑर्डर का है। देन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू ध्यान में रखिएगा 1.67 10⁻27 केजी। के फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू ध्यान में रखिएगा कितनी होती है। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू क्या होती है। देन रिगबर्ड कांस्टेंट जो है वो कितना होता है ये ध्यान में रखिएगा 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स में होता है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगबर्ड कांस्टेंट की यूनिट ध्यान में रखिएगा। एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है 6.022 10⁻23 मोल इनवर्स है। देन फैराडे कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा। देन मोलर कांस्टेंट आर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। वोल्टेज वन कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा कितना होता है। ओके, देन उसके अलावा स्टीफन वोल्टेज वन कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान में रखिए 5.67 10⁻8, इसकी यूनिट ध्यान में रखिएगा, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होता है। वोल्टेज वन कांस्टेंट की यूनिट ध्यान में रखिएगा, जूल पर केल्विन होता है, राइट। उसके बाद देखो बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन जो होता है उसकी वैल्यू ध्यान में रखिएगा, बोर मैग्नेटॉन कितना होता है 9.27 10⁻24 जूल पर टेस्ला होता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, एनीवन कोई बताओ बोर मैग्नेटॉन और जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होती है? एनीवन? दोनों में डिफरेंस पता है, बोर मैग्नेटॉन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटॉन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ ये सर, सर बोर्ड मास का ही मैग्नेटॉन। डिफरेंस होता है। हाँ, 1 बाय 1 बोलिएगा। Let me ask. हाँ, अयान बोलिए। मतलब बोर्ड मैग्नेटॉन तो मतलब हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम, और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस का स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, एंगुलर तो स्पिन एंगुलर मोमेंट। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले में कहाँ पे डिफरेंस आएगा? ये जो डिनोमिनेटर में मास रहता है वो इलेक्ट्रॉन मास रहेगा बोर्ड मैग्नेटॉन में, और दूसरे में प्रोटॉन का मास रहेगा। प्रोटॉन का मास रहेगा, और वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेट ऑर्डर? ये जो 10⁻27 है इसकी जगह कितना होना चाहिए? एनी आइडिया? ये दोनों वैल्यूज देखो एंड देन हम बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास एंड देन प्रोटॉन का मास दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 10⁻31 और 10⁻27। बेसिक डिफरेंस मास के अंदर ही आ रहा है ना, और मास आपको यहाँ पे गिवन है। तो इन दोनों को देख के बताओ एनीवन कि यहाँ पे क्या फैक्टर आना चाहिए? एनीवन? सर वो 1/1837 होता है। क्या होता है 1/1837? मतलब 1837 ओके, यू आर का सेइंग, इतना कम होता है मतलब। कि आप बोल रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है और प्रोटॉन का मास होता है उनमें डिफरेंस कितना होता है, 1/1836 का होता है डिफरेंस, राइट।
दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, इसको 2000 मान ले क्या, दैट मीन्स इसको 10⁻³ मान ले क्या। यहाँ पे ऑर्डर देखो, यहाँ से ऑर्डर दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये 9.1 है, तो इसको 10 मान सकते हो क्या, अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 9.1 को 10 मान सकते हो क्या, ये सुनो, अपन एक नॉर्मल आइडिया देख रहे हैं, ठीक है, इसको 10 मान लेते हैं। तो 10 इंटू 10⁻31, तो ये 10⁻30 हो गया ना, ये सुनो। Yes, sir. और ये जो 1.6 है इसको अप्रोक्सीमेट 1 मान लेते हैं, तो ये 10⁻27 है। तो 10⁻30, 10⁻27, तो बेसिक डिफरेंस कितने का है, 10⁻³ का। वो 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻27 के ऑर्डर का आएगा। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। उसके बाद देखो क्या है इसमें, देखो जनरल कांस्टेंट्स की वैल्यू अपने को ध्यान में होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कितना है, ये वापस रिपीट हो गया क्या, ये कुछ अलग है इसके अंदर, लेट मी चेक। ओके ओके, ये यहाँ पे गिवन है, दिखाई दे रहा है आपको, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इज इट विजिबल। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, 10⁻27 का ऑर्डर है। और जो बोर मैग्नेट्रॉन है उसका ऑर्डर कितना है, 10⁻24 का ऑर्डर है। ये यूनिट है जूल पर टेस्ला में। अगर थोड़ा सा एडवांस आपको याद रखना हो तो दोनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला में भी याद रखिए, जूल पर टेस्ला में भी याद रखिए, ओके। देन इसका भी आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला में। जीमान स्प्लिटिंग कांस्टेंट, ये जो नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सो वो ध्यान में रखिएगा। जोसेफ्सन फ्रीक्वेंसी के ऊपर नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जिन्होंने नेट गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो उनको आइडिया होगा कि जोसेफ्सन फ्रीक्वेंसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटा, इसको देख सकते हो। देन एलिमेंट्री चार्ज आपको पता ही है, राइट। ये एक क्वेश्चन आया था एक बार CSIR नेट के अंदर। एनीवन, आप में से कितने लोग नेट की तैयारी कर रहे हो, लेट मी आस्क योर बैकग्राउंड फर्स्ट, ओके। अयान नंदी, नेहा से बात करते हैं। हेलो नेहा, नेहा ने म्यूट कर रखा है, आई थिंक वो सो गए हैं। आकांक्षा, ठीक है आकांक्षा, आप नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, ओके। अयान नंदी आप बताइए। सर मैं मेनली जॉब एस्पिरेंट ही हूँ, मैं साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर दूसरा किसी साइंटिफिक या टेक्निकल ये सब एग्जाम के लिए एस्पिरेंट हूँ। तो आपने MSc कर रखा है क्या, जी सर, मैंने MSc कर रखा MSc फिजिक्स में, राइट। है। हाँ नेट सर। गेट की नेट गेट के लिए भी करते हो क्या तैयारी साथ में। हाँ सर, नेट गेट में क्वालिफाइड तो हूँ, लेकिन मैं PhD की तरफ नहीं जाना मुझे। ओके ओके, सो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे ना अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। हाँ ओके, हाँ जरूर सर। so ऐसा क्वेश्चन आया था क्या कभी, आई देखा है ऐसा क्वेश्चन कभी, प्लांक मास, प्लांक लेंथ, प्लांक टाइम पे, याद कर हाँ पा सर, रहे हो ऐसा कुछ। ये तो स्पेशली गेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट बहुत यूजफुल रहता है वहाँ पे। पूजा खत्री, हेलो पूजा, ये भी लग रहा है म्यूट करके सो गए हैं। देन रिपोन, सर मैंने मैथ्स में MSc किया था। क्योंकि आपका मैथ्स में MSc है, ओके। तो आपने तो नेट गेट की तैयारी कर रहे हो क्या साथ में, नहीं सर, मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। कौन किस टाइप की जॉब कर रहे हो, सर IT में, तो क्या सॉफ्टवेयर IT में, डेवलपर। ओके ओके गुड। एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम, IMD के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट, ओके। हाँ सर। रितु परना, यस सर, मैंने फिजिक्स से MSc की। ओके। एंड नेट गेट की तैयारी भी कर रहे हो क्या साथ में, नहीं सर, मैं जॉब पे हूँ ओके। कौन सी जॉब में, सर, प्राइमरी टीचर स्कूल। ओके। सुमन्ना, तो मेरा MSc केमिस्ट्री है और ओके मैं मतलब जस्ट SCR पास आउट हूँ, तो मैं मतलब ओवरऑल कर रही हूँ जो मतलब जियो साइंटिस्ट और ये का जो सिलेबस ओवरलैपिंग है पहले वो कर रही हूँ, तो जैसा होगा देखा जाएगा। ओके ओके। सो आपको वो मिल गया क्या, ग्रुप मिला क्या जियो केमिस्ट का कोई, सर मैंने केम एकेडमी ज्वाइन किया, उसमें अभी कुछ फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, फिर देखते हैं। ओके।
ओके। सुस्मिता। सर मैंने नेट की तैयारी पहले की थी, वो कोरोना के पहले की थी। तब बहुत ख्वाहिश थी कि नेट ओके हो जाए, लेकिन कोरोना की वजह से बंद हो गया, फिर मैंने तैयारी करना छोड़ दिया। अब जस्ट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके ओके। सो हम कहाँ पे थे? जो प्लांक मास, प्लांक लेंथ और प्लांक टाइम है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके इसके अंदर, नेट गेट के अंदर। सो इसको थोड़ा सा जो तैयारी करते हैं वो ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये भी नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा कितना होता है ना, ये एक बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जेस्ट के एग्जाम में आया था, जॉइंट इंटरेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? तो अल्फा की वैल्यू होती है 1/137.3736, ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा। देन रिक्वर्ड कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, 10⁻7 का ऑर्डर ध्यान में रखना है। देन मीटर इनवर्स लेंथ है, ये ध्यान में रखना। देन उसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट है, बोर रेडियस इंपॉर्टेंट है। बोर रेडियस तो आपके आईएमडी में भी पूछा जा सकता है, 0.529 अंगस्ट्रॉम में होता है, यहाँ पे 10⁻11 की टर्म में दिया हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एंड देन मूविंग इनटू नेक्स्ट, या देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रॉन का पूरा देखो यहाँ पे पोस्टमार्टम किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी प्रॉपर्टीज आपको की हुई है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 केजी, ये तो केजी में हो गया। इसी तरह से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर अपन बात करें, एमईवी के अंदर बात करें, तो ये ध्यान में रखिएगा 0.511, इसको याद रख लेना ऐसे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का रेशियो कितना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 10⁻19 कूलाम में होता है। देन उसके बाद में E/M का रेशियो कितना होता है? ये क्वेश्चन बना था एक बार किसी साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था, E/M की वैल्यू कितनी है? 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, 1.76 इंटू 10⁻11 कुलाम पर केजी के अंदर होता है। मोलर मास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्पटन वेवलेंथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, लैम्डा इक्वल्स टू H/mc होता है। ओके, एंड देन ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा कितना होता है, 2.42 10⁻12 मीटर में होता है। इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस कितना होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले। उसके बाद देखो क्या है इसमें, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ध्यान में रखिएगा, बोर मैग्नेट्रॉन कितना है, एंड देन जायरो मैग्नेटिक रेशियो, एंड देन जी फैक्टर। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले जो टर्म्स है इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में थी। उसके बाद में प्रोटॉन के बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें। ओके, एनीवन कोई बता सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इतना डिटेल में क्यों डिस्क्राइब किया हुआ है? एनीवन? सुमन्ना? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर, ठीक है। बताइए। Why electron, proton and neutron are given in detail so much? Why they are so important? Having a chemistry background, बताइए ऐसा क्यों होता है? तो मेरे साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक मेरा ईयरफोन मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये टैब से ओके सुनना ओके। जरा मुश्किल। आकांक्षा? हेलो आकांक्षा? पूजा? यस सर। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर मतलब क्या पूछा समझ में नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि ये जो बुक है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को इतना डिटेल में क्यों मेंशन किया गया है? Why electron, proton and neutron are so important? सर आई थिंक इसलिए कि सारे एटम्स ही मतलब इनसे ही मिलके बने होते हैं तो। ओके ओके। उसके बाद देखो प्रोटॉन का जो के बारे में पूरा देखो यहाँ पे गिवन है, प्रोटॉन का मास कितना होता है इसको ध्यान में रखिएगा। देन प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो कितना होता है, अभी आप बता रहे थे 1836 टाइम्स होता है। देन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। देन बोर मैग्नेट्रॉन कितना है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कितना है, ये सब चीजें आप लोग देख लीजिए। देन न्यूट्रॉन के बारे में भी इसी टाइप से चीजें गिवन है, मास कितना है ये ध्यान में रखिएगा। देन मास इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रोटॉन का भी ध्यान में रखिएगा। देन इलेक्ट्रॉन का भी, ये इसका न्यूट्रॉन का भी ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का भी ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसमें दो ऊपर की जो दो टर्म
फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। आप लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा होगा, राइट? एमएससी के स्टूडेंट हो तो आपने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने म्यू एंड टाउ पार्टिकल के नाम सुने होंगे। ये अपना साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। देन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बल्क फिजिकल कांस्टेंट से। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, 10⁻23 मोल इनवर्स में होता है। एटॉमिक मास की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, 10⁻⁻27 के ऑर्डर का होता है। इनको मिक्सअप मत कर देना एग्जाम टाइम में। ओके, सो अच्छे से याद करके जाना इसको। फैराडे कितना होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है, जूल पर मोल केल्विन के अंदर होता है, राइट? वोल्टेज मान कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान में रखिएगा। हो सके तो वोल्टेज मान कांस्टेंट दोनों के अंदर याद रखिएगा, जूल पर केल्विन में एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में भी ध्यान में रखिएगा इसको। जूल पर केल्विन में कितना होता है, 1.38 10⁻⁻23 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 8.6 10⁻⁵ ये ध्यान में रखिएगा। देन स्टीफन वोल्टेज वन कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा, और ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन एक बार आपका पूछा गया था, जो आरपीएससी का एक एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, कॉलेज लेक्चरर का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टीफन वोल्टेज मान कांस्टेंट है उसके लिए फॉर्मूला पूछा गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, पाई क्यूब कर दिया, के की पावर 5 कर दिया, h4 कर दिया, c क्यूब कर दिया, इस टाइप से ऑप्शन में चेंजेस था। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सिग्मा की वैल्यू ध्यान में रखिएगा। व्हील डिस्प्लेसमेंट लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी और एटीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 101% बनने वाला है, जो आपका व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से है। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा। एंड देन ये कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2.89 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यस सर। So moving into next. ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, इसको अपन स्किप कर देते हैं। ठीक है, देखो ये वाला चीज इम्पोर्टेंट है। ये हो, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको टेम्परेचर कन्वर्जन? ये सुनो प्लीज। हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, इस टेबल से आपका एक से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है कि डिग्री सेल्सियस में अगर कोई फॉर्मूला गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करोगे? देन यू विल ऐड 273.15, यू विल ऐड देयर। इफ आपको कोई चीज फॉरेनहाइट में गिवन है, देन हाउ विल यू चेंज इन केल्विन? ओके, देन ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेम्परेचर यूनिट, की टेम्परेचर की कौन सी यूनिट नहीं है इनमें से, राइट? तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट और फोर्थ और रहेगा उसमें। तो ये यूनिट भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सी यूनिट है। फोर्थ यूनिट, एक और यूनिट भी ध्यान में रखो, माइंड में रखो, 4 यूनिट होती है। रेनकाइन भी एक ये नई यूनिट है टेम्परेचर की, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डायमेंशंस, जब आपको यूनिट पता होगी देन आप डायमेंशंस को इजीली निकाल सकते हो, राइट? इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक, बस बोलिए यस और नो। कैन स्किप कर यस सकते हैं सर। क्या इसको? इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी देख सकते हो ना। यूनिट से डायमेंशन निकालना Yes, आता sir. है ना सबको? Yes, sir. ओके, सो नो Yes, sir. डाउट इन दैट, यू कैन चेक दैट। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एक क्लास अपन ने पहले भी की थी ना इसके ऊपर डिटेल लेक्चर। Sir. उसके बाद देखिए क्या है इसमें। सो ये आपका यूनिट चैप्टर नंबर 1 था। तो यहाँ से जो आपका यूनिट किसी भी एग्जाम के अंदर यूनिट, कन्वर्जन और कांस्टेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इससे बाहर नहीं आने वाले। ओके, सो इसको अच्छे से याद रखोगे ना, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, इज इट ओके क्लियर? सर। ओके, कैपेसिटी है क्या चैप्टर नंबर 2 कवर करने की? बताइए। यस सर। कंटिन्यू करेंगे इसको? ओके, यस सर। देखो इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है वो किससे रिलेटेड है। बोरिंग तो नहीं लग रही ना क्लास आप लोगों को? No, sir. ओके, सो मैथमेटिकल के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। कोई पूछ रहा था, आई थिंक सुमन ना, आप पूछ रहे थे क्या कि मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक करवा दो, वेक्टर अलजेब्रा वाले? आप ही थे ना? हाँ सर। हाँ सर, तो उसका मुझे इस थोड़ा आइडिया नहीं है।
तो जब आप अपन ये चैप्टर का रिव्यू करेंगे तो यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो डाउट बचेंगे वो आप जब दोबारा से इसको खुद से पढ़ोगे देन दैट विल आल्सो क्लियर, ओके। तो अपन यहाँ से इसको देखो थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करते हैं क्या है इसके अंदर। सो बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से 3 वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। Which of the following is a scalar quantity? Okay, which of the following is a vector quantity? Is it clear to everyone? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो क्या? Let me ask वर्क। आप बताइए कि वर्क कैसी यूनिट है, वर्क कैसा है, स्केलर है या वेक्टर है? वर्क डन, Scalar. वर्क डन इज स्केलर। टॉर्क कैसा है? टॉर्क फोर्स, हाँ वेक्टर टॉर्क बताइए, टॉर्क वेक्टर है। फोर्स बताइए, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, Vector. लीनियर मोमेंटम, वेक्टर Vector. ओके, एनर्जी, Scalar. टेम्परेचर, Scalar. स्केलर प्रेशर, स्केलर। प्रेशर कैसा है? एनीवन? प्रेशर टेंसर स्केलर, ओके। Scalar. एरिया Pressure. Vector. वेक्टर, एक वेक्टर बता रहा है, एक स्केलर बता रहा है, ओके। चेक कीजिएगा वेक्टर होता है या स्केलर होता है। एरिया बताइए, Area. Vector. Scalar. एरिया Sorry. वेक्टर होता है। Vector. Vector. और वॉल्यूम Volume. Scalar. स्केलर और लेंथ, वेक्टर ओके। लेंथ डिस्टेंस, वेक्टर डिस्टेंस डिस्टेंस स्केलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट। स्केलर करंट बताइए क्या होती है? स्केलर स्केलर देखना, इसको आप लोग चेक कीजिएगा, ओके ओके। जस्ट 1 मिनट वेट करना, okay? My voice is clear? हेलो? सर करंट तो सिंपली ऐड होता है, लाइक वो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं करता, तो उसको Okay. स्केलर बोलते हैं। लाइक दिस इज इन एचसी वर्मा आई थिंक। करंट डेंसिटी जो Okay. है जे, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ओहम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसमें तो आई थिंक जे आता है, तो करंट वेक्टर होना चाहिए। Anyone else? Any suggestion? थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, ओके। आंसर राइट है रॉन्ग है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप दिमाग चला रहे हो या नहीं, दैट्स मैटर, ओके। बोलो। ओके, सो आप गूगल, आप इसको सर्च कीजिएगा, ओके। सो वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट। देखो क्या है इसके अंदर, ओके। सो यहाँ पे कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज गिवन है ना, देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी। स्केलर होगा, ये पूरी बुक की टर्मिनोलॉजी गिवन है। स्केलर होगा उसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, वेक्टर होगा उसको बोल्ड लेटर में डिनोट करेंगे, और वेक्टर के अंदर भी अगर यूनिट वेक्टर है, एनीवन बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है? आकांक्षा? मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन को शो करता है उन्हें। ओके, सो आपको ये पता है ना स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर इज ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। यूनिट वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, राइट। मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर है। सुमन्ना, इज इट क्लियर टू यू?
सर हेलो लेकिन करंट वाला बात क्लियर कर दीजिए, हाँ बहुत करंट वाला मतलब ये हो रहा है। आप आप एक बार चेक कीजिएगा अपनी तरफ से, थोड़ी सी एफर्ट डालना उसके ऊपर, करंट क्या होता है, एंड देन वी विल क्लियर इट, राइट। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा अपनी तरफ से, नेक्स्ट ओके क्लास में सर। अपन इसको डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद देखो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल यूज करेंगे, nth डेरिवेटिव कर रहे हैं तो n टाइम्स हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो तो एक यहाँ पे क्लोज लूप बनेगा, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, मीन वैल्यू निकाल रहे हो तो ये साइन यूज करेंगे, फैक्टोरियल का ये साइन, ये सब आपको पता है, राइट। वी आर जस्ट रिवाइजिंग दिस थिंग। एक्सपोनेंशियल ई से डिनोट करेंगे, नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करेंगे, जो वेक्टर होगा वो ए, स्केलर स्केलर को ए से ऐसे डिनोट करेंगे, वेक्टर को अपन बोल्ड लेटर से डिनोट करेंगे, यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू टाइप्स के हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखेंगे, राइट। ग्रेडियंट ऑपरेटर को डेल से लिखेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर को डेल स्क्वायर से लिखेंगे, डेरिवेटिव को अपन डीएफ ऐसे डी बाई डी एक्स से लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको डेल बाई डेल एक्स से लिखेंगे। एनीवन बताओ कि सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है, एनीवन? इन पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोल रहे हो आप, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए पार्शियल डेरिवेटिव होता है। या गुड, द पार्शियल डेरिवेटिव दैट मींस वेरिएबल है वो एक से मोर देन वन है, एक्स वाई जेड हो सकते हैं। सिंपल डेरिवेटिव करें दैट मींस वेरिएबल ओनली वन है, ओके। सो ये ध्यान में रखिएगा, डेरिवेटिव को अपन इससे भी partial डिनोट कर सकते हैं derivatives in partial derivatives the others are like deemed constant. या जब अपन एक के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलेंगे। इफ यू आर डूइंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन वी विल एज्यूम दैट वाई एंड जेड आर कांस्टेंट, ओके। तो बेसिकली वेरिएबल विल बी मोर देन वन, एक्स वाई जेड। तो सिंपल डेरिवेटिव में वेरिएबल एक ही रहेगा, ओनली एक्स ओनली वाई ओनली जेड। इज इट क्लियर? So, ओके, सो डेरिवेटिव को डिनोट करने का एक और तरीका होता है जब अपन टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो आर के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, छोटा सा आर डॉट। ओके, क्लोज लूप इंटीग्रल करते हैं, ये तो लाइन इंटीग्रल है। क्लोज लूप, ये जो यहाँ पे सर्किल बना हुआ है दैट मीन्स क्लोज लूप को शो कर रहा है, आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दैट मीन्स ओके। देन लाइन इंटीग्रल के लिए डीएल यूज करेंगे, सरफेस इंटीग्रल के लिए डीएस यूज करेंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट को अपन इससे डिनोट करेंगे ए आई जे से, बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा उसको इस टाइप से डिनोट करेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि आईटा, ये जो आईटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है, आईटा क्या होता है, एनीवन? आयोटा क्या होता है? अब जल्दी जल्दी बताइए, देन अपन आगे बढ़ते हैं ना। आयोटा कितना होता है, √-1 होता है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, तो जब आयोटा का स्क्वायर करोगे देन यू विल यूज -1। ओके, एक्स का मॉडुलस निकालना है देन मॉड यूज करेंगे, लॉगरिथमिक नेचुरल लॉगरिथम है देन ln यूज करेंगे, log बेस 10 लिखना है तो log 10 लिख देंगे। बिकॉज आई थिंक दीज आर, आप सबको पता है, दिस वी आर रिवाइजिंग दीज थिंग्स। देन उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज अपना स्टार्ट होता है, वेक्टर्स एंड देन मैट्रिसेस, ओके। तो सबसे पहले अपन वेक्टर अलजेब्रा पे करते हैं। ये जो आपका टेबल है वहां से आपका 1 और 2 क्वेश्चंस बनेगा। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। टू टाइप्स के प्रोडक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं, वन इज स्केलर प्रोडक्ट, अनदर वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी, डॉट लगाएंगे दैट मींस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कोस थीटा, ये ध्यान में रखना है। देखो कोस थीटा, ये डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, ए डॉट बी रहेगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स कोस थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा टाइम्स एन केप। एन केप क्या है, यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान में रखिएगा। और वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, अपन एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो रहेगी वो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप रहेगा, उसके जो सेकंड रो रहेगी उसमें ए के एलिमेंट रहेंगे, जो आपका वेक्टर ए है उसके जो कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जेड वो यहाँ रहने वाले हैं, जो वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड यहाँ रहने वाले हैं, ओके, ये ध्यान में रखना। और एन कैप यूनिट वेक्टर आपको यहाँ से मेंशन किया हुआ है। प्रोडक्ट के रूल्स क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू -b क्रॉस ए होती है, ये ध्यान में रखिएगा। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड देन वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट ए कम्यूटेटिव। देन ए डॉट बी प्लस सी कर रहे हो तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ए क्रॉस बी करती है। आई थिंक आप सबको ये सब चीजें पता है, राइट। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
ये सुनो सर। यस सर। सर। लाग्रांज, सुमन ना ये सब पता है क्या आपको भी? हाँ इतना सर। आइडिया है ना? ओके देन हाँ वी आर सर। मूविंग इनटू नेक्स्ट। ओके सो ये लाग्रांज आइडेंटिटी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके यहाँ पे लिखा हुआ भी है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अभी अपन ने बात की ना वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जब ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी ए क्रॉस बी डॉट सी। उसको ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ना, आपको ए की वैल्यू गिवन होगी, बी की वैल्यू गिवन होगी, सी की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा ये ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो पैरेललोपाइड्स है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना आपसे पूछा जा सकता है। तो आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में एलिमेंट लिख दोगे एंड देन उसका सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके देन मूविंग इनटू नेक्स्ट। रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये आपके सॉलिड स्टेट के अंदर काम आते हैं, थोड़े से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। देन वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट टॉपिक, दिस कॉमन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप सबको पता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये सब चीजें कंसेप्ट क्लियर है या फिर थोड़ा डिटेल में बताने की ये जरूरत सब है? विरुद्ध सर ने क्लास लिया था। हो गया था क्या इसलिए क्लास में? यस ओके सर। सो वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट। ओके सो बेसिक चीजें ध्यान में रखिएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती है, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर रहेगा, थीटा रहेगा, फाई रहेगा, एंड दीज रिलेशंस आर गिवन देयर, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर ऑन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, एक्स वाई जेड। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को अपन आर थीटा फाई बोल सकते हैं। ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल एंड पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या रहेगा ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं अपन, तो ये सब आप, ये सब स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है ना कि आपको कोई फंक्शन दिया होगा उसका ग्रेडियंट पूछा जा सकता है, राइट? सो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, राइट? सो ये सब चीजें ध्यान में रखना आप लोग। पीडीएफ है ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो क्लास के बाद में को फिर से इसको रिवाइज कर लेना। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? डेल डॉट ए ध्यान में रखिएगा। ओके डाइवर्जेंस कैसे निकालना है ये ध्यान में रखना। देन कर्ल कैसे निकालते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी वेक्टर है उसका कर्ल कैसे निकालोगे? एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, एक्स वाई, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, पार्शियल डेरिवेटिव्स रहेंगे और जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स रहेंगे बेसिकली। तो ये ध्यान में रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपके क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी, ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई तो होगा किसी स्केलर पे, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा अपने को। उसके बाद में डाइवर्जेंस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो डाइवर्जेंस जो होता है वो वेक्टर पे अप्लाई होता है, और जो रिजल्टेंट अपने को मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, राइट? एंड देन जो कर्ल होता है वो एक वेक्टर पे अप्लाई होता है, एंड देन जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज? सर। यस सर। ओके सो ये जो आपका रेडियल फॉर्म है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके आईएमडी के अंदर, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। डेल डॉट आर की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, राइट? आप सबने बीएससी के अंदर इसका डेरिवेशन किया होगा। डेल डॉट आर की वैल्यू 3 होती है, ध्यान में रखिएगा। देन उसके अलावा ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये वाली वैल्यूज देख लेना इसको। देन उसके बाद देखो क्या है, ओके यहाँ पे आ जाते हैं अपन। लाप्लासियन ऑपरेटर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, तो ध्यान में रखना स्केलर क्वांटिटी है लाप्लासियन ऑपरेटर। स्केलर पे ही अप्लाई होता है, देन स्केलर क्वांटिटी ही अपने को वापस मिल जाती है यहाँ से। ओके उसके बाद देखिएगा क्या है, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स गिवन है, ये सब आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बीएससी लेवल में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये दो है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? कर्ल लिया गया है किसका? ग्रेडियंट क्वांटिटी का, वो हमेशा जीरो होता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल हमेशा जीरो होता है, तो ये दोनों टर्म्स ध्यान में रखिएगा। कर्ल ऑफ ए डाइवर्जेंस इज ऑलवेज जीरो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये पता है ना सबको?
तो इसको ध्यान में रखना है अपने को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 0 होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 होता है, राइट। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है, देन ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखिएगा। वेक्टर इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। गोस का लो है, डाइवर्जेंस थ्योरम जिसको बोलते हैं, एक स्टोक्स थ्योरम है, एक ग्रीन्स थ्योरम है, राइट। तो गोस का बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि जो गोस लो है, जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, वो किस किस के बीच में रिलेशन है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम इंटीग्रल एंड द सरफेस इंटीग्रल, राइट। और ये फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा। फिर पूछा जाएगा स्टोक्स जो थ्योरम है वो किन किन के बीच में रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड द लाइन इंटीग्रल, और ये रिलेशन ध्यान में रख लीजिएगा, ओके। So next, moving into next, मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में आपको पता ही है कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। रोज होते हैं, देन कॉलम्स होते हैं यहाँ पे, राइट। एंड देन मैट्रिक्स एडिशन कैसे करोगे, कंपोनेंट ऐड कर दोगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे वो थोड़ा देख लेना। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, ओके। एंड देन उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, ये सब पता है ना आपको। इतना डिटेल में जरूरी नहीं है ना करवाने का, ये सब सब पता है। यस सर। ओके। ओके, तो इस बुक Yes, का एक sir. बार रिवीजन कर लेना, then it will be clear to you. Moving into next, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है बेसिकली। ट्रेस ध्यान में रखिएगा। ट्रेस क्या होती है बताइए, किसी भी सम मैट्रिक्स ऑफ की लेफ्ट ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स। या सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। ट्रेस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये ध्यान में रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो सबका मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये ध्यान में रखना। इनवर्स निकालना आता है क्या सबको मैट्रिक्स का? Yes, इलेक्ट्रॉनो sir. प्लीज। हाँ, तो ये एक बार देख यस सर। लीजिएगा। उसके बाद में ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन देख लेना क्या होती है। सिमेट्री और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, राइट। देन यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे करते हैं अपन। देन मूविंग इनटू नेक्स्ट, कम्यूटेटर। हाँ, कम्यूटेटर ध्यान में रखिएगा। कम्यूटेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी का जो कम्यूटेटर होता है वो ए टाइम ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देन जैकोबी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। देन पाउलीज मैट्रिक्स, ये तो आपका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो गया जो नेट गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पाउली की मैट्रिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है आई थिंक, ये सुमन पता है ना सर आपको? हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में था। हाँ, तो यूज होता है। देन इट मस्ट बी रिमेम्बर कि पाउली मैट्रिक्स कौन सी है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या है, ओके। ये जो दो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे जो होता है वो आयोटा टाइम सिग्मा के होता है। सिग्मा मैट्रिक्स का जब भी स्क्वायर करोगे देन 1 आएगा आपका, राइट। कोई एडमिट होना चाहेगा क्या? ओके, अपनी रिकॉर्ड हो रही है ना स्क्रीन, राइट। ओके, आप जब देखिएगा क्या है इसके अंदर, ओके। देन एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करता है सिग्मा मैट्रिक्स, इसको ध्यान में रखिएगा। देन रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में आप चीजें ध्यान में रखिएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू कैन यूज हियर। रोटेशन मैट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें है। देन सीरीज समेशन एंड प्रोग्रेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है ना। देन अपन कल दोबारा से एक ऐसा सेशन लेंगे जिसमें अपन वापस से कवर करेंगे नेक्स्ट चीजों को, ओके। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा थोड़ा सा बताइएगा। सर अच्छा लगा आज। ऐसा कुछ बोरिंग टाइप तो नहीं लगा ना आपको? नहीं सर। नहीं सर। No, सर sir. So should we continue these type of sessions? हाँ सर Yes, जरूर। sir. सर Okay, so नेक्स्ट any कब doubt? लेंगे आप? Next, I will let you know whenever I will be free. Okay, I will before 10 or 20 minutes before I will let you know in the WhatsApp group. Okay. सर अगर उस till दिन then, पता चल जाए, मतलब एक दिन पहले या फिर लाइक 12 आवर्स पहले पता चल जाए तो अच्छा होगा, मतलब 2-3 घंटे एटलीस्ट, क्योंकि मैं मतलब आई वाज नॉट अराउंड द फोन एट 8। okay, I will try to, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, आपको पहले हाँ सर बताने का ठीक है। कोशिश करूंगा। Okay. So if anyone having any doubt in this session, you can ask without hesitation. Any small or big doubt, that whatever you have. Any doubt, any confusion you have regarding the exam, exam इतना जल्दी आ गया, how we will prepare,
Any kind of doubt if you have, you can ask. Otherwise, we are going to end this session. बताइएगा. No doubt. Sir, I checked the current part in HC Verma. It tells that it has magnitude and direction, but as it doesn't follow the vector laws of addition, hence it can't be termed as vector. Okay, इसको वेक्टर की तरकीब नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे हो क्या? Yes, sir, HC Verma में यही लिखा है. मतलब I screenshotted the paragraph in which it was said. और इसको स्केलर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? Sir, wait. बताइए. Anyone? Any idea? तो ये नहीं बोले हैं कि स्केलर बोल सकते, ये बोले हैं कि वेक्टर नहीं है. वेक्टर नहीं है. ओके, स्केलर के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? ओके, सो आप थोड़ा सा ना सब लोग इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना. ओके, इंटरेस्टिंग चीज है ये. स्केलर सेवन स्केलर है या वेक्टर है. ओके, in the next class we will try to find out what is this. Okay, so no doubt we are going to end this session. You may leave now. Thank you very much for joining this session. Thank you, sir. Thank you, sir.